हम पी ब्लॉक के तत्व के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है सल्फर के अपर रूप। ठीक, हम इसके बाद देखेंगे सल्फर के अपर रूप के बाद हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हम प्रयोगशाला में कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सल्फर के कौन कौन से हम फार्मूला बना सकते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। मतलब सल्फर के अक्षो अम्ल के बारे में हम जानेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम ओजोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि हमने पूरा डिटेल रूप से जान लिया है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आज हम आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सल्फर के अपर रूप। देखिए, सल्फर के अपर रूप तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ मेन जो है उनको बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है उससे हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और अलग से पढ़ना उतना नहीं प्रेफर करता जितना हमें सल्फर के अपर रूप जो एनसीईआरटी में दिया है उससे पढ़ना है। देखिए, सल्फर के अपर रूप इसने एनसीईआरटी में केवल 2 दिया है। अब कहेंगे कि 2 ही दिया है तो हम 2 ही क्यों पढ़ें? 2 ही पढ़िए ना, जितना दिया है उतना तो पढ़ लीजिए पहले। देखिए, एक होता है अल्फ़ा सल्फ़र, ठीक, एक होता है अल्फ़ा सल्फ़र, एक होता है बीटा सल्फ़र। ठीक, एक और सूचना हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सल्फ़र के अपर रूप मतलब सल्फ़र का सल्फ़र जो भी है वो पूरा हटा दिया गया है। 30% का जब कट आउट हुआ था सिलेबस एनसीईआरटी का, तो उस समय ये सल्फ़र का हटा दिया गया है टॉपिक। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सल्फ़र के अपर रूप के बारे में क्या मतलब 30% में हट गया। मतलब 12th में मान लीजिए अगर आप 99% ले आए तो क्या आपका ये जीवन भर साथ देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आपका जीवन भर 12th में अगर आप 99 क्या अगर 100% भी ला रहे हैं और उसके बाद अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम कोई भी कंपटीशन निकाल पाएंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ कर पढ़ रहे हैं, केवल देखिए बोर्ड में ही 100% लाना ना ये ज़रूरी नहीं है। हमें उसके पीछे क्या क्या टॉपिक दिया है उन सब को पढ़ना होगा। ठीक, इसी तरह हमें मान लीजिए सल्फ़र के अपर रूप छोड़ कर गए, हाँ पेपर में पूछ दिया सल्फ़र के अपर रूप के बारे में बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे? 12th के बाद बहुत से कंपटीशन है, ये मैं सोचिए कि 12th ही केवल कंपटीशन है। ठीक, हाँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब उसे हम बता दे रहे हैं। कुछ जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बताइए, या मान लीजिए H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण का खूब ढेर सारा चित्र दिया है, लंबा सा बनाना पड़ेगा, तो हाँ उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अब कहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल हटा दिया है तो हमें उसका फार्मूला ही न याद रहे, ये सब गलत बात है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, चलिए हम अपने टॉपिक पर को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, सल्फ़र के अपर रूप में फर्स्ट आता है हमारा अल्फ़ा सल्फ़र और सेकंड आता है हमारा बीटा सल्फ़र। हाँ, अल्फ़ा सल्फ़र जो है इसको हम क्या कहते हैं? विषम लंबाक्ष सल्फ़र। ठीक, देखिए अल्फ़ा सल्फ़र जो है इसको हम कहते हैं विषम लंबाक्ष सल्फ़र, या फिर इसका दूसरा नाम रोम्बिक सल्फ़र है, रोम्बिक सल्फ़र। ठीक, और इसी का मतलब ये जो है अल्फ़ा सल्फ़र इसी का एक और नाम है, क्या उसे हम कहते हैं पीला रोम्बिक। ठीक, मतलब इसके एक ही सल्फ़र के कई नाम हैं। अब इसी तरह बीटा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र को हम कहते हैं एक नताक्ष सल्फ़र। ठीक, देखिए बीटा सल्फ़र को एक नताक्ष सल्फ़र या फिर मोनोक्लिनिक बीटा सल्फ़र कहते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम है प्रिज्मेटिक बीटा सल्फ़र। ठीक, अब इसमें से हम फर्स्ट हेडिंग बनाने जा रहे हैं अल्फ़ा सल्फ़र को। देखिए, अल्फ़ा सल्फ़र जो होता है यह पीले रंग का होता है। हम पॉइंट वाइज लिखवाने जा रहे हैं क्या कि अल्फ़ा सल्फ़र जो है यह पीले रंग का होता है। ठीक, पीले रंग का होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका गलनांक बताने जा रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? तो ये होता है 3, ठीक है, पॉजिटिव होता है 385.8 केल्विन। ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब 385.8 केल्विन होता है। इसका घनत्व जो है वो होता है 2.06। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषम लंबाक्ष सल्फर। ठीक, विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका के CS2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे विषम लंबाक्ष सल्फर जो है, विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका, गंधक किसे कहते हैं? सल्फर को। ठीक, क्रिस्टल गंधक शलाका के CS2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। ठीक, और ये जो है
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जल मतलब H2O में अविलेय होते हैं। ठीक, अविलेय मतलब विलेय का मतलब घुल जाना, अविलेय का मतलब न घुलना। ठीक, लेकिन ये H2 मतलब जल में अविलेय होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे बेंजीन हो गया, ठीक, बेंजीन हो गया, ठीक, लेकिन बेंजीन, ठीक, बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में हो गया, फिर अल्कोहल में हो गया, ठीक, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक, ये उसमें विलीय होते हैं। ठीक, अब देखिए इतना पॉइंट है बस अल्फा सल्फर के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। क्या, देखिए अल्फा सल्फर जो होता है यह पीले रंग का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, घनत्व इसका इतना होता है। फिर विषम लंबाक सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका के CH2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। और एक पॉइंट ये देखिए, अल्फा सल्फर जो होता है H2O मतलब जल में अविलेय होता है, लेकिन बेंजीन, अल्कोहल, ईथर में विलेय होता है। अब आप अक्सर देखते होंगे कि जो चीज़ जल में अविलेय होता है वो अक्सर बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। इसका आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल S8, जैसे सल्फर जो है अक्सर S8 के फॉर्म में पाया जाता है। इसका संरचना हम देख लेते हैं। इसका संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जानते हैं किस तरह होता है। आपको W बनाने आता है? नहीं आता तो हमसे सीखिए। देखिए W कैसे बनाते हैं, इस तरह से करते हैं, फिर यहाँ पर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक, ये रहा W। अब फिर उसके बाद इससे W के नीचे, ठीक, जिस तरह से ये वाला पोर्शन है बस यहाँ पर भी कर दीजिए। क्या, 1 2 3। ठीक, अब इन सब को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। कहेंगे एक दूसरे से कैसे जोड़ें, तो देखिए W पहले बनाइए ना, W इसी तरह तो बनता है, हम इसी तरह बनाना सीखे हैं। आप पता नहीं किस तरह W बनाते हैं। देखिए W बन गया ना। अब इसको भी जोड़ दीजिए। ठीक, ये W नहीं है नीचे वाला, ठीक, लेकिन इससे भी हमें W बनाना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सभी जो हमने गोला गोला बनाए हैं इन सब में S मतलब सल्फर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखिए ये जो सल्फर है ये 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये वाला सल्फर ये भी 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये वाला सल्फर ये भी 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये वाला सल्फर ये भी 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। लेकिन ये वाला सल्फर केवल 1 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है और ये वाला भी 1 ही बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। क्यों ना हम इन दोनों को मिला दें, मतलब इससे भी W बना देते हैं। ठीक, ये देखिए बन गया। अब इधर से भी हम इसको मिला दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया, टेढ़ी बन गया, चलिए कोई बात नहीं, सीधे बना लीजिएगा। अब देखिए W बन गया ना, इस तरह से करके ये, फिर ये रहा S8 का स्ट्रक्चर। ये S8 क्या है, सल्फर ही है। ठीक, अगर आपको इनके बीच का एंगल ज्ञात करना है तो अगर आपको इसके बीच एंगल पता करना है तो हम बता दे रहे हैं कि इसके बीच का एंगल होता है 107 डिग्री। ठीक, तो देखिए ये रहा अल्फा सल्फर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अल्फा सल्फर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बीटा सल्फर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बीटा सल्फर या एक नताक्ष सल्फर। अब हम इसका देख लेते हैं। इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, यह भी अल्फा सल्फर के ही लगभग बराबर होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। जैसे इसका होता है +393 केल्विन। ठीक, और इसका डेंसिटी मतलब घनत्व जो है इसका होता है, घनत्व होता है इसका 1.98। ठीक, 1.98 इसका घनत्व होता है। और यह जो है यह CH2 में विलेय होता है। ठीक, CH2 में क्या होता है, यह विलेय होता है। देखिए बीटा सल्फर को अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, इसे बस सुन लीजिए, लिखने की
मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। बीटा सल्फर को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विषम लंबाक्ष गंधक, मतलब विषम लंबाक्ष मान लीजिए जो हम इससे पहले बना चुके हैं विषम लंबाक्ष सल्फर, उसको हम क्या करते हैं एक तस्तरी मतलब आप समझ सकते हैं कोई थाली, ठीक, उसको हम क्या करते हैं उसमें हम उसे पिघला कर रख देते हैं। अब बताइए, मान लेते हैं हम इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, ठीक, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है समझने में। देखिए हम मान लेते हैं एक कोई थाली है, ठीक, थाली इसी तरह तो होता है गोल सा, अब अच्छा नहीं बना तो क्या करें, चलिए समझ लीजिए। अब ये विषम लंबाक्ष हम क्या करते हैं, सबसे पहले विषम लंबाक्ष सल्फर को पिघलाकर हम किसी थाली में रख देते हैं। जब थाली में हम रखते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको काफ़ी देर तक रखे रहते हैं। जब इसे हम थाली में फैला देंगे किसी चीज़ को, ठीक है, तो क्या होता है कि उससे पपड़ी बन जाता है। अब पापड़ देखे होंगे, ठीक, पापड़ की तरह मान लीजिए पपड़ी के समान हो सकता है, ठीक, हो जाता है। अब उस पपड़ी को हम क्या करते हैं ठंडा कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये चीज़ हमने पूरा इसमें रख दिया। क्या हम सबसे पहले किए थे, विषम लंबाक्ष मतलब अल्फा सल्फर को हम किसी थाली में फैलाकर रख देते हैं। जब उसको हम मतलब थाली में फैलाकर जब हम रख देते हैं तो वो पपड़ी के समान हो जाता है। उस पपड़ी को हम क्या करते हैं ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, हम इसी पपड़ी को मान लेते हैं बाहर, हमने इस पपड़ी को बाहर निकाल दिया, ठीक। अब उसमें हम 2 छिद्र कर देते हैं, इस तरह से मान लेते हैं 2 हमने छिद्र कर दिए। अब हमने 2 छिद्र क्यों किया है तो समझिए, इसमें हम 2 छिद्र इसलिए किए हैं क्योंकि इस पपड़ी में अगर किसी भी प्रकार का द्रव अगर है तो यह इस पपड़ी के माध्यम से निकल जाए, ठीक। हमने आपको बताया कि इस पपड़ी के जैसा हो सकता है, ठीक, हो सकता है क्या हो जाता है। अब आप कहेंगे कि पपड़ी के जैसा हो गया तो मतलब उसमें से द्रव कैसे निकलेगा। हमने आपको एग्जाम्पल न दिया है पापड़ का, लेकिन उतना ही पतला थोड़ी होता है, मतलब थोड़ा मोटा होता है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पपड़ी में हम 2 छिद्र कर दिए। अब ये हम छिद्र क्यों किए, ताकि इसमें इस पपड़ी में अगर किसी भी प्रकार का कोई द्रव है तो वह इस मतलब छिद्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाए। और अगर हम इस पपड़ी को अब हटा दें, ठीक, इस पपड़ी को हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम हटा देते हैं तो अगर हम इस पपड़ी को हटा देते हैं तो क्या होता है कि यह हमें रंगहीन दिखता है, ठीक। यह क्या हो कि यह रंगहीन दिखता है और इसका आकार जानते हैं किस तरह दिखता है, सुई के आकार का, ठीक, सुई मतलब नीडल के जैसा यह दिखता है, ठीक। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं S6 का, ठीक। इसमें बस इतना पॉइंट ही याद रखिएगा, क्या बीटा सल्फर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, डेंसिटी इसका इतना होता है, ये CH2 में विलय होता है। और जब हम अल्फा सल्फर को किसी तस्तरी में फैला देते हैं, उस थैली में फैलाने के बाद इससे हम कुछ देर तक मतलब सुखा लेते हैं। सुखाने पर क्या होता है कि यही अल्फा सल्फर जो है वह पपड़ी के जैसा हो जाता है। पपड़ी के जैसा होने पर इसमें हम 2 छिद्र कर देते हैं। छिद्र क्यों करते हैं, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई द्रव है तो यह इस छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाए। और जब हम इस पपड़ी को हटा देते हैं तो यह मतलब जो द्रव निकला रहता है वह रंगहीन दिखता है और सुई के आकार का रूप ले लेता है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल हमने S6 बताया है। और इसका स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं कैसा होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, एक सल्फर यहाँ कर दीजिए, एक सल्फर यहाँ कर दीजिए और एक सल्फर यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। उसके बाद एक सल्फर यहाँ पे कर दीजिए, फिर इसी के में यहाँ पर एक सल्फर कर दीजिए और एक सल्फर यहाँ पे कर दीजिए। अब इन सभी को हम मिला देते हैं, ठीक, देखिए इस तरह से मिला देते हैं। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। कैसे मिलाते हैं देखिए, फिर इसके बाद हम इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको हम इससे और इस वाले को हम इससे मिला देते हैं, ठीक। इस तरह इसका संरचना हो जाता है। शायद आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक। इन सब में हम सल्फ़र को बिठा देते हैं। देखिए सल्फ़र इस तरह से हो गए, ठीक, ये हुआ सल्फ़र। और इसके बीच का जो एंगल है वह होता है 102.2 डिग्री, ठीक। हमें केवल इतना पॉइंट ही दिखना था, ठीक। देखिए हमने सल्फ़र के बारे में हमने जान लिया कि सल्फ़र का अपर रूप 2 प्रकार का, अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र, और उसके बारे में भी हमने कुछ जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसके निर्माण की हम क्रियाविधि देखेंगे।
ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु के छीलन को, जैसे कॉपर धातु हो गया उसको हम क्या किए, छील लिए हैं। ठीक, कॉपर धातु के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो हमने कैसे बनाया, तो हमने पहले कॉपर धातु लिया। ठीक, हमने कॉपर धातु लिया, उसके बाद हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, सांद्र मतलब कॉन्सनट्रेट H2SO4 को हम क्या किए, गर्म किए। ठीक, गर्म करके बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, देखिए हम फिर से पढ़ दे रहे हैं कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। जब हम इन दोनों को गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, अब आपको पता ही होगा कि Cu जो है SO4 में H2 को विस्थापित कर देता है। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब विद्युत रसायन वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको अगर वो सीरीज याद होगा तो आप ये रिएक्शन इजीली कर पाएंगे। देखिए Cu क्या करता है, यह SO4 के साथ हो जाता है, मतलब CuSO4। ठीक, फिर उसके बाद क्या करता है, अब यहाँ पर H2 आया, फिर ये ऑक्सीजन ले लेता है, मतलब जल बना देता है H2O। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें क्या बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो हम सल्फर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। बस यही प्रोसेस लिख देते हैं। क्या, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, ये जो हम ऊपर की चीज़ें लिखे हैं इसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप क्या, मतलब इस रिएक्शन को कई तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए ये हो गया, अब जैसे हमने ये चीज़ लिखा है, मतलब ये रिएक्शन बनाया, तो इसके लिए हमने ये शब्द लिखा। अगर हम दूसरा रिएक्शन लिख दें, जैसे हम क्या करें कि केवल H2SO4 लें, ठीक, H2SO4, और इसे हम केवल हीट कर दें, तो देखिए तो भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। कैसे, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और H2O प्राप्त हो जाता है। बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इस तरह प्राप्त हो गया, और इस रिएक्शन को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, सल्फर लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, सल्फर ऑक्सीजन को हम दोनों को ले लेते हैं और इसे हम हीट कराते हैं। जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि यह SO2 का रूप ले लेता है। इस तरह भी आप सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा रिएक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं FeS2। ठीक, FeS2, अगर इसको मतलब FeS2 को हम O2 के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक, O2 के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो यह क्या बना लेता है, Fe2O3। ठीक, Fe2O3 और SO2 का रूप ले लेता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि में कई विधियां आ सकती हैं। जैसे हमने इस रिएक्शन को लिखा तो इसके लिए हमने ये शब्द का प्रयोग किया, अगर हमने ये लिखा तो इसके लिए आपको अलग से मतलब ये चीज़ लिखना होगा। और SO मतलब आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में सल्फर और ऑक्सीजन को गर्म करने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ये भी हो गया। फिर FeS2 को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो Fe2O3 और SO2 गैस प्राप्त हो गया हमें। ठीक, ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अब इसके हम कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का भौतिक गुण। ठीक, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है मतलब SO2, इसका गंध जो अगर देखा जाए तो बहुत ही तीखी गंध होती है। ठीक, तीखी गंध होती है। ठीक, और यह रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। और विलेयता देखा जाए तो H2O में बहुत ही ज़्यादा विलेय होता है। ठीक, देखिए हमने पॉइंट वाइज हम लिखवा रहे हैं कि SO2 का गंध कैसा होता है, तीखा होता है, यह रंगहीन होता है, फिर जल में विलेय होता है। अब हम इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण क्या है, हम इसका रिएक्शन पहले करा रहे हैं। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम H2O से कराते हैं तब क्या होता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर हम H2O का रिएक्शन कराते हैं तो यह रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाता है, H2 का तो निर्माण होगा ही,
ठीक, H2S हो गया। अब इसमें यहाँ पर एक 2 ऑक्सीजन है और एक यहाँ पर, मतलब SO3, मतलब H2SO3 का रूप ले लेता है। इससे हम क्या कहते हैं, इससे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, डाइऑक्साइड। और इससे हम कहते हैं, मतलब H2SO3 को हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक, सल्फ्यूरस अम्ल। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH का रिएक्शन हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और NaOH जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो है Na2SO3 बना लेता है और इसके साथ वाटर बना लेता है। ठीक, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से यह सोडियम सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इसी सोडियम सल्फाइड मतलब Na2SO3 का रिएक्शन हम वाटर और फिर से हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा दें तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। मतलब देखिए हम क्या रिएक्शन किए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम सल्फर डाइऑक्साइड से किए तो सोडियम सल्फाइड प्राप्त हुआ, और इस सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन हम फिर से वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड से कराएं तो हमको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम Cl2 क्लोरीन से करा देते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है SO2Cl2। ठीक, अगर हम इसी सल्फर, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा दें तो इस ये मतलब बना लेता है SO3 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मतलब V2O5 के प्रेजेंट में। यह मतलब SO2 का रिएक्शन हम O2 से कराते हैं तो इसके मतलब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंट में SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसे आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन हो गया और 2 6, 3 दूनी के 6 2 सल्फर हो गया। ठीक, अब इसी तरह आप और रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है क्या हमारा, नेक्स्ट है Fe3+, ठीक, फेरिक है यह। ठीक, फेरिक का रिएक्शन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हम करा देते हैं। देखिए इसके साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो अक्सर क्या होता है Fe3 जो है Fe2 में कन्वर्ट हो जाता है, अगर यहीं पर Fe2 रहता है वो Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यह फेरिक से फेरस, फेरस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, मतलब 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो SO2 है यह SO4 मतलब सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अगर इसे यहाँ पर देखिए हम 2- चार्ज के रूप में लिखे हैं, अगर आप चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, या करके H2SO4 क्या करते हैं हम, देखिए जब हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या होता है कि H2 अलग SO4 अलग। ठीक, तो ये जब हम अलग लिखते हैं तो क्या होता है कि इसी 2 को हम माइनस यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन +1 के रूप में रहता है तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 के साथ कराते हैं। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि SO2 है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर H2O रहेगा। ठीक, SO2 है तो यह सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं H2SO4 के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त कर दीजिए। फिर अब यहाँ पर KMnO4 आया तो इस यहाँ पर आप कर दीजिए Mn2+ के रूप में। और बुक में क्या दिया है कि इस K को हटाकर यहाँ पर माइनस का यूज कर लिया है। ठीक, सल्फर के ऑक्सो अम्ल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। एक बार हम फिर से जितनी भी चीज़ें बताए हैं उसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या देखे थे, सबसे पहले हम देखे थे सल्फर के अपर रूप। कुछ लोग कहेंगे कि सबसे पहले हम देखे थे पी-ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये नहीं, हम टॉपिक पर अपने आते हैं। ठीक, हर बात
वही बात नहीं। देखिए सल्फर के अपर रूप में क्या होता है, सल्फर के अपर रूप में हमने दो अपर रूप पढ़ा सल्फर के, कौन कौन से, एक अल्फा सल्फर, दूसरा बीटा सल्फर, जिसे हम विषम लंबाक्ष सल्फर कहते हैं या फिर रोम्बिक सल्फर कहते हैं, और दूसरा बीटा सल्फर को हम एक नाताक्ष सल्फर या मोनोक्लिनिक कहते हैं। फिर हम क्या पढ़े, सबसे पहले हम पढ़े अल्फा सल्फर या विषम लंबाक्ष सल्फर। यह पीले रंग का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है, इसका घनत्व 2.06 से होता है। विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल गंधक शलाका के CH2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं। यह अल्फा सल्फर जो है जल में अविलेय होता है, लेकिन बेंजीन अल्कोहल ईथर में पूर्ण विलेय होता है। और इस सल्फर मतलब अल्फा सल्फर एग्जाम्पल हमने देखा S8 होता है, इसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, इसके बीच एंगल भी हमने देख लिया 107 डिग्री होता है। फिर हमने आपको बीटा सल्फर के बारे में बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका डेंसिटी कितना होता है, यह CH2 में विलेय होता है। फिर हमने ये चीज़ बता दिया कि यह अल्फा सल्फर होता है, उसको हम एक तस्तरी में फैला देते हैं, फिर वो पपड़ी बन जाता है, फिर 2 छिद्र कर देते हैं, द्रव का रूप ले लेता है, फिर उस पपड़ी को हम हटा देते हैं तो वो रंगहीन दिखता है, सुई के आकार का दिखता है। इसका एग्जाम्पल हमने S6 को बताया और इसका स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया और इसके बीच एंगल कितना है ये भी हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद हम देखें सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण प्रयोगशाला में हम कैसे करते हैं। तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु के चलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है, जिसमें से हमने आपको कई तरीके से बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे करते हैं, जिसमें से हमने लगभग 4 विधि के द्वारा दिखा दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, इस सब रिएक्शन को अब ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हमने देखा SO2 का भौतिक गुण, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का भौतिक गुण क्या है, ये बहुत ही तीखी गंध वाला होता है, यह रंगहीन होता है, H2O में विलीय होता है। फिर हमने कई सारे इसके रासायनिक गुण देखे। क्या सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होता है। देखिए सल्फ्यूरस अम्ल, इससे आपको एक और नाम याद आ रहा है, जैसे हमने फास्फोरस अम्ल लिखा था उसी तरह ये सल्फ्यूरस है। तो हमने क्या किया था कि फास्फोरिक में से एक ऑक्सीजन निकाला तो हमें फास्फोरस मिला, उसी तरह ये भी है क्या, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक में से अगर हम एक ऑक्सीजन निकालते तो हमें सल्फ्यूरस मिलता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरक ये तो है, और सल्फ्यूरिक का फार्मूला होता है H2SO4। इसमें से हम अगर एक ऑक्सीजन निकाल दे तो हमें सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद हमने कई सारे रिएक्शन देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। अगर हम इसी सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ फिर से कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। फिर हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। फिर हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंट में कराते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर हमने देखा अगर फेरिक का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। फेरिक जो है फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराया SO2 H2O के साथ तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हमने कर दिया। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।